हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझको मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझको झारखंड से ऋषभ जी ने भेजी है। ये घटना उनके साथ और उनके माताजी के साथ घटी थी। अब आगे की घटना मैं आपको ऋषभ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ऋषभ है और ये घटना मेरी और मेरी मम्मी के जीवन की सबसे भयानक घटना थी। इस घटना में मेरी मम्मी की जान भी जा सकती थी, लेकिन ऊपर वाले के रहम से वो बच गई। ये घटना है 2004 की। मेरे पापा एक सरकारी बैंक में जॉब करते थे। उनका ट्रांसफ़र हो गया था। उनका ट्रांसफ़र जिस बैंक में हुआ था वो हमारे घर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर था। पापा अकेले थे, इसलिए उनको खाने की बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसलिए पहले पापा शिफ्ट हो गए और उनके कुछ महीने बाद मैं और मम्मी भी शिफ्ट होने वाले थे। हम पहले जहाँ पर रहते थे वो जगह किराए की थी। वो 2 कमरे का एक मकान था और पापा ने दूसरी जगह भी कमरा किराए पे ले लिया था। वो भी 2 कमरे का एक मकान ही था, जो कि उनके ऑफिस से बहुत ही ज़्यादा पास में था। मेरी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन पापा के पास जाना भी ज़रूरी था। हम झारखंड के एक स्टेशन पर उतरे। हमारी ट्रेन रात में करीब 12:30 बजे पहुंची थी। आमतौर पर रात में स्टेशन के बाहर रिक्शे मिल जाते हैं, लेकिन हमको जिस जगह जाना था वहां पर जाने के लिए हमको एक भी टेम्पो या रिक्शा नहीं मिल रहा था। उस जगह का नाम मेघपुर था और वो छोटा सा एक गांव था जिसके पास पापा का बैंक बना हुआ था। इतना मुझको ठीक से याद नहीं है, क्योंकि अब हम वहां से शिफ्ट हो गए हैं। अभी हम रायबरेली में रहते हैं। उस वक्त मेरी उम्र करीब 12 साल की थी। कोई भी साधन ना मिलने पर हमने टेलीफोन बूथ से पापा को टेलीफोन किया। उस वक्त मम्मी के पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि 2004 में फ़ोन होना बहुत बड़ी बात थी। पापा ने वहां जाते ही एक सेकंड हैंड नोकिया का फ़ोन ले लिया था। मम्मी ने पापा को फ़ोन मिलाया और उन्होंने बताया कि हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं। पापा को पहले से पता था कि हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो दिन भर के इतने थके थे कि उनकी आंख लग गई थी और वो लेट हो गए थे। जब पापा की हमसे बात हुई तब उन्होंने बताया कि हम स्टेशन के पास ही खड़े रहें, और उन्होंने ये भी बोला कि वो हमको लेने आ रहे हैं और हमें वहाँ से ना हिलने के लिए बोला। हम स्टेशन पर ही खड़े थे। उन्होंने हमसे इसलिए मना किया था जाने के लिए, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर रात में चोरी बहुत होती थी। मैं और मम्मी स्टेशन पर ही रुके थे। हमारा नया घर उस जगह से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। शायद पापा को भी रात में कोई भी रिक्शा या टेम्पो नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको आने में देर हो रही थी। उस वक्त स्टेशन के सारे रिक्शे जा चुके थे और मैं और मम्मी स्टेशन पर ही थे। बाकी स्टेशन का स्टाफ भी था, लेकिन वो सब अपना काम करने में लगा हुआ था। पापा को जब काफ़ी देर हो गई आने में, तो मम्मी को थोड़ी चिंता होने लगी और मुझको भूख भी लग रही थी। तो उस वक्त कोई दुकान भी नहीं खुली थी। स्टेशन के बाहर एक दुकान थी, लेकिन वो बंद थी। तभी मैंने मम्मी से बोला कि मुझको बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है। स्टेशन पर पानी तो था, लेकिन वहाँ का नल बहुत ही ज़्यादा गंदा था, इसलिए मैंने वहाँ पर पानी नहीं पिया। स्टेशन के पास जो दुकान थी वो बंद थी और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा मंदिर था। मम्मी को लगा कि शायद वहाँ पर उनको पानी मिल जाएगा। हम मंदिर के पीछे वाले एरिया में थे, जहाँ से हमको मंदिर का गुम्बज साफ साफ नजर आ रहा था। उस गुम्बज को देख के ये पता चल रहा था कि मंदिर काफ़ी पुराना है और शायद बंद भी। हम जब दूसरी तरफ से घूम के उसके मेन गेट पर गए तो हमने देखा कि उसके गेट पर जंग लगी हुई थी और दीवारें गिरी हुई थी। कुछ भी ठीक से नहीं बना हुआ था और वहाँ पर किसी भी भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं थी। शायद वो मंदिर आधा अधूरा ही बना हुआ था, या फिर बीच में ही बनते हुए उस मंदिर को रोक दिया गया था। उस मंदिर को देख के लग रहा था कि वो बहुत सालों से बना भी नहीं है। वहाँ पर एक छोटा सा पानी का हैंडपंप लगा हुआ था। वो हैंडपंप भी दिखने में काफ़ी पुराना लग रहा था।
लेकिन उसमें पानी आ रहा था। मंदिर के गेट को खोलकर मम्मी और मैं मंदिर के अंदर गए और उस हैंडपंप से पानी भरने लगे। मम्मी के पास एक प्लास्टिक की बोतल थी जिसमें वो पानी भर रही थी, और तभी मंदिर का वो जंग खाया हुआ गेट हमारे सामने अपने आप बंद हो गया, और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन मम्मी ने बोला कि डरो नहीं, ये गेट हवा की वजह से बंद हो गया है। लेकिन वहाँ पर हवा तो चल ही नहीं रही थी। मैंने मम्मी को तुरंत वहाँ से चलने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि पहले वो पानी भर ले, फिर वहाँ से निकलेंगी। मैं मंदिर के उस गेट के पास ही खड़ा था और मम्मी थोड़ा मंदिर के अंदर नल के पास थी। तभी मैंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पे एक औरत खड़ी है। वो बहुत अजीब सी दिख रही थी। उस औरत ने हरी साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे, और वो अपने पूरे दांतों को पीस रही थी। वो एक चुड़ैल थी। हाँ, सच में वो एक चुड़ैल ही थी। उसको देख के ही मैं तुरंत चिल्लाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। मम्मी तुरंत मेरी तरफ देखने लगी और मैंने उनको उस चुड़ैल की तरफ दिखाया। उन्होंने जैसे उस चुड़ैल को देखा, वो भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनके हाथ में जो पानी से भरी बोतल थी, उन्होंने उस बोतल को उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिया और उससे डर के भागने लगी। मम्मी ने अपने हाथ में जो बैग पकड़ा हुआ था जिसमें हमारे कपड़े थे, वो बैग नल के हैंडल में फंस गया और मम्मी तुरंत वहीं पर फिसल के गिर गई। जैसे ही मम्मी गिरी, वो उठ नहीं पा रही थी और वो चुड़ैल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं गेट खोल के गेट के बाहर चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मम्मी भी हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने मम्मी का पैर पकड़ लिया। उस वक्त तो मम्मी की वो चीख मुझे आज तक अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई देती है। उस चुड़ैल ने मम्मी के पैर को बहुत जोर से पकड़ लिया था और वो उनके पैर को पकड़ के मंदिर के अंदर खींच के ले जा रही थी। वो दृश्य सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। मम्मी बहुत जोर से चिल्ला रही थी और उस चुड़ैल की आवाज़ इतनी अजीब थी कि उसको सुन के हमारे कान फट रहे थे। मैं बहुत जोर से चिल्लाने लगा और मदद के लिए किसी को बुलाने लगा। तभी वहाँ से एक रिक्शे वाला गुजर रहा था, जो मेरी आवाज़ सुन के तुरंत मंदिर की तरफ आने लगा। मैंने उस रिक्शे वाले को अंदर की तरफ दिखाया और उसने भी उस चुड़ैल को और मेरी मम्मी को देखा। उसके पास एक माचिस थी जिससे उसने एक तीली निकाली और तुरंत जला के उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। उस माचिस की आग को देख के वो चुड़ैल थोड़ा पीछे हट गई। उस रिक्शे वाले ने माचिस की एक और तीली जलाई और वहां पर पड़े हुए कुछ सूखे पत्तों के ऊपर फेंक दिया, जिससे वहां पर बहुत ही ज्यादा जोर से आग लग गई। और उस आग को देखते ही वो चुड़ैल बहुत जोर से चिल्लाने लगी और दोबारा मंदिर के उसी कमरे में घुस गई जिधर से वो निकल के बाहर आई थी। मम्मी के पैर में काफी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। तभी उस रिक्शे वाले ने मम्मी को पकड़ के मंदिर से बाहर निकाला और हम सबसे पहले उस जगह से थोड़ा दूर आए और हमारा बैग वहीं पर छूट गया था। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम दोबारा जाके उस बैग को लेके आए। वो रिक्शे वाला हमको तुरंत लेके एक डॉक्टर की क्लिनिक पर गया जो कि बंद थी। उस डॉक्टर का घर उसकी क्लिनिक के जस्ट बगल में बना हुआ था। उसने रात में ही उस डॉक्टर को उठाया और मम्मी का इलाज कराया। उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जहाँ पर उस चुड़ैल ने अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। मम्मी के पैर में उसके हाथों के निशान भी बन गए थे और उनका पैर पूरा लाल हो गया था। उस रिक्शे वाले ने मम्मी की ट्रीटमेंट के पैसे भी दिए। पापा स्टेशन पर पहुंच चुके थे और जब हम उनको नहीं मिले तो उनको हमारी चिंता होने लगी। हम करीब 1 घंटे बाद स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर पापा हमारा इंतजार कर रहे थे। उस रिक्शे वाले ने हमको सुरक्षित तरीके से स्टेशन पर पहुंचा दिया था और पापा ने तभी हमको और मम्मी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तब हमने उनको हमारे साथ घटी इस घटना के बारे में बताया और उसके बाद उस रिक्शे वाले ने हमको ये बताया कि उस मंदिर का काम बनते बनते रुक जाता था, क्योंकि वहाँ पर पहले एक औरत रहती थी जो कि मर गई थी। लेकिन उस औरत ने भी अपनी ज़मीन को मरने के बाद नहीं छोड़ा। लोगों ने सोचा कि वहाँ पर अब एक मंदिर बनवा देना चाहिए, क्योंकि उस ज़मीन का कोई भी मालिक नहीं है। जिस दिन से उस मंदिर का काम चालू हुआ, वो मंदिर जितना दिन में बनता था
रात में उसके ईंटें अपने आप नीचे गिर जाते थे। और कई बार तो रात में लोग वहां पर रुके भी हैं, लेकिन उनको वो चुड़ैल बार बार नजर आती है। कई लोगों ने उस मंदिर को बनवाने की कोशिश की, लेकिन वो मंदिर नहीं बन पाया। पूजा पाठ भी करी गई, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला और वो मंदिर आज भी अधूरा है। उस रिक्शे वाले ने यह भी बताया कि ये चुड़ैल करीब 10 साल से ऐसे ही भटक रही है, और अगर कोई भी इसके घर में घुसता है या कोई भी उसका सामान लेने की कोशिश करता है या वहां पर गिरा हुआ कोई भी सामान उठाने जाता है तो वो उसको नजर आती है और वो वहीं पर ही रहती है। जब ये बात पापा को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस वक्त मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी और रोने लगी थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा है। उन्होंने उस रिक्शे वाले के सामने हाथ जोड़ के धन्यवाद बोला और जोर जोर से रोने लगी। उस रिक्शे वाले ने यह भी बताया कि भूत और प्रेत रोशनी से डरते हैं, इसलिए उसने वहां पे तुरंत आग लगा दी। इतना सब होने के बाद वो रिक्शे वाला वहां से चला गया और फिर पापा मुझको और मम्मी को लेके टेम्पो से घर चले गए। हमारी किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी। अगर वो रिक्शे वाला उस दिन नहीं होता तो शायद आज मेरी मम्मी मेरे साथ ना होती। उसके बाद करीब 3 साल तक हम वहीं पर ही रुके और फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम वहाँ से भी छोड़ के रायबरेली शिफ्ट हो गए, और फिर हमने कभी भी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा किसी से जिक्र नहीं किया। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि मुझको उत्तर प्रदेश से शीतल जी ने भेजी है। शीतल जी इलाहाबाद की रहने वाली हैं और अब आगे की घटना मैं आपको शीतल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम शीतल है और ये घटना मेरे साथ मेरे कॉलेज के दिनों में घटी थी। ये घटना मेरे साथ मेरे कॉलेज हॉस्टल में घटी थी। आमतौर पे कॉलेज के हॉस्टल का एक रूम भूतिया होता है, लेकिन मेरी कंडीशन में पूरा हॉस्टल मुझको भूतिया लगने लगा था। और सबसे ज़्यादा अजीब तो मुझको तब लगा जब पूरे हॉस्टल में मैं ही एक अकेली लड़की थी। सच बताऊँ तो आज भी जब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना है 2011 की और मैं अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। मैं अपने कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है जो कि इलाहाबाद में है। सारे स्टूडेंट्स के जैसे मैंने भी हॉस्टल में ही रहने के लिए सोचा था, क्योंकि मेरा घर कॉलेज से 50 किलोमीटर की दूरी पर था और डेली अप डाउन करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए मैंने एक कॉलेज के हॉस्टल में ही रूम ले लिया था। मेरे साथ उस कमरे में एक लड़की और थी जिसका नाम था मृणाली। मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन वो देखने में काफ़ी अजीब लगती थी। सब बोलते थे कि वो नास्तिक है और भगवान पर विश्वास नहीं करती है, और वो थोड़ा बहुत गुस्सैल दिमाग की थी, जिसकी वजह से उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और वो बहुत कम लोगों से बात करती थी। वो पूरा दिन अपनी क्लास करती थी और उसके बाद अपने रूम में चली जाती थी। वो इतनी अजीब थी कि हेलो हाय भी नहीं करती थी। एक रूम में रहने के बाद भी हम अनजान के जैसे रहते थे। करीब 2 महीने तक सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। फिर एक बार रात में हम सो रहे थे और मृणाली अचानक से रात में चौंक के 2 बार उठ गई। मैंने अपने मुंह पे चद्दर ओढ़ रखा था। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने बस चद्दर से हल्का सा सर बाहर निकाला और उसको देखने लगी। मैंने देखा कि वो अपने बेड पर खड़ी हो गई है और दोनों हाथ फैला के गोल गोल घूम रही है। वो ऐसे चौंक के उठी कि मेरी आंख अपने आप खुल गई। मैं उसको देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसके बाल खुले थे और वो गोल घूमते घूमते कुछ बड़बड़ा रही थी। वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी इसका मुझे कुछ भी पता नहीं था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं बस चुपचाप लेटी हुई थी और उसको देख रही थी। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मुझको सच में पता नहीं कि उसको क्या हो गया था। वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। फिर उसने गोल गोल घूमना बंद कर दिया और चुपचाप सो गई। ये बहुत अजीब सी घटना थी। ये घटना करीब 5 मिनट की थी, लेकिन मैं पूरी रात जगती रही और सो नहीं पाई। मैंने सोचा कि सुबह उठ के मैं उससे पूछूंगी कि आखिर तुम ये सब हरकतें क्यों कर रही थी, लेकिन नींद ना आने की वजह से मैं पूरी रात जगती रही और मेरी आंख सुबह 6 बजे लगी। जब तक मैं सो के उठी
मृणाली क्लास के लिए जा चुकी थी और मैं लेट हो गई थी। मैं उस दिन अपनी क्लास नहीं गई और पूरा दिन अपने रूम पे ही थी। मैं रूम की थोड़ा साफ सफाई कर रही थी और तभी मैंने देखा कि मृणाली के बैग से एक फूल गिरा। वो फूल काफी पुराना था। वो गेंदे का फूल था। मैंने उस फूल को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। तभी उसके बैग से 2-3 फूल और गिरे। मैंने उस बैग को उठाया और उठा के ऊपर वाले कबर्ड पे रख दिया और तभी मैंने देखा कि उसके बैग के पीछे एक मटका रखा हुआ था। वो एक मिट्टी का मटका था जिसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। मृणाली के पास बहुत अजीब अजीब चीजें थीं। वो मटका देखने में एकदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी की अस्थियां उस मटके में रखी हुई हैं। मैं उसको देख के थोड़ा सा डर गई थी और मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। इस बारे में मैंने किसी से कोई भी बात नहीं की और मैं तुरंत हॉस्टल के मैनेजर के पास गई। मैंने उससे बोला कि मुझे अपना कमरा बदलना है। उस मैनेजर ने मुझसे बोला कि मुझे कोई भी कमरा इतनी जल्दी नहीं मिल सकता है। मैंने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की। तब उसने मुझसे बोला कि उसे मुझे कमरा देने में 2 दिन लगेगा, तब तक मुझे 2 दिन उसी कमरे में रहना पड़ेगा। मैंने उससे बोला ठीक है और मैं चुपचाप उस कमरे में वापस आ गई और अपनी एक किताब खोल के पढ़ने लगी। लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस मटके की तरफ ही जा रहा था, इसलिए मैंने उस मटके को अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरे हॉस्टल के पीछे बहुत खाली जमीन थी जहां पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ था। वो मटका वहीं पर जाके गिरा और शायद टूट भी गया था। उसको फेंकने के बाद मुझको कुछ शांति मिली। जब मृणाली क्लास से वापस आई तो वो कमरे में कुछ देर शांत बैठी हुई थी और मैं बार बार उसी को देख रही थी। फिर वो अचानक से बहुत अजीब सी हरकतें करने लगी। वो पहले से थोड़ी बदल गई थी। वो थोड़ा खुश थी और मुझसे खुद आके बात करने लगी। हमने करीब 1 घंटे तक बात की और फिर रात में हम खाना खा के सो गए। लेकिन मुझको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि मृणाली कल की तरह फिर से अजीब हरकतें न करने लगे। वो चद्दर को ओढ़ के सो रही थी और उसका पूरा मुंह चद्दर से ढका हुआ था। मैं अपने चद्दर से हल्का सा मुंह निकाल के उसको देख रही थी और सब कुछ एकदम शांत था। तभी उसने अचानक से मुझसे पूछा कि तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? मैं एकदम हैरान हो गई थी क्योंकि उसने मुझको देखा तक नहीं था। मैं तुरंत यही सोचने लगी कि उसने मुझको बिना देखे कैसे जान लिया कि मैं जग रही हूं। मैंने उससे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पानी पीने के लिए उठी थी। मैंने इतना ही बोला और उसने बोला अच्छा ठीक है। मैं उस रात भी नहीं सोई और पूरी रात जगती रही। अब मृणाली मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगी थी। नया रूम मिलने में अभी 1 दिन बाकी था। मेरे रूम के जस्ट बगल वाले रूम में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था पूजा और वो अकेले रहती थी। मैं 1 दिन के लिए उसके यहाँ रुक गई और वो भी उस चीज़ के लिए मान गई। मैंने रात में पूजा से पूछा कि तुमको मृणाली थोड़ी अजीब नहीं लगती है? तब उसने बोला कि हाँ। पूजा ने मुझको ये भी बताया कि मुझसे पहले वो भी मृणाली के साथ रहती थी और उसकी अजीब हरकतों की वजह से उसने भी अपना रूम बदल दिया। पूजा ने मुझको बताया कि मृणाली का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके पिताजी एक एक्सीडेंट में मर गए और उनकी मौत के 2 साल बाद उसकी माँ की तबीयत खराब थी और उनकी भी मौत हो गई। तब से वो काफ़ी अजीब हो गई है। और मृणाली ने यह भी बताया कि उसने अभी तक अपनी माँ की अस्थियां भी विसर्जित नहीं की हैं, जो कि उसके रूम में ही है, और वो किसी को भी उन अस्थियों को छूने नहीं देती है। हॉस्टल की वार्डन ने भी उसको बहुत बार अस्थियों को विसर्जित करने के लिए बोला है, लेकिन वो उनकी भी बात नहीं सुनती है। इसलिए हॉस्टल का वार्डन भी उसके कमरे के अंदर नहीं जाता है। पूजा ने यह भी बताया कि जब वो मृणाली के साथ रूम शेयर करती थी तब मृणाली अजीब अजीब हरकतें करती थी, जैसे कि वो रात में अचानक से उठ जाती थी और पूजा से उससे अपने साथ हॉस्टल की छत पे चलने के लिए बोलती थी। पूजा उसके साथ नहीं जाती थी और वो कभी कभी रात में 12 बजे हर स्टूडेंट के दरवाजे पर जाके खटखटाती थी और उनसे बोलती थी कि छत पर चलो। एक बार तो पूजा मृणाली के बोलने पर चली भी गई थी तो छत पे वो अजीब सी हरकतें करने लगी। वो पूजा को देख के जोर जोर से हंसने लगी और अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी।
उसकी इस हरकत के बाद पूजा ने उसका कमरा छोड़ दिया। जब पूजा मुझको ये बात बता रही थी उस वक्त करीब रात के 1 बज रहे थे और तभी पूजा के दरवाजे पर नॉक हुआ। पूजा ने जब दरवाज़ा खोला तो वो मृणाली थी। उसने बोला कि पूजा क्या तुम मेरे साथ छत पर चलोगी, और उसने मना कर दिया। तभी मृणाली ने मुझसे भी पूछा और मैंने उससे बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोलते ही वो वहाँ से चली गई और पूजा ने दरवाजे को बंद कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और उसके बाल खुले थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मृणाली नहीं कोई भूत हो। उसके बाद पूजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हम सो गए। सुबह उठते ही मैं तुरंत हॉस्टल के मैनेजर के पास गई और उससे बोला कि मैं पूजा के रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। पूजा को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हॉस्टल के मैनेजर ने बोला ठीक है। मैं तुरंत अपने रूम में गई और अपने सामान को पैक करने लगी और तभी मैंने देखा कि एक और फूल मृणाली के बैग से नीचे गिरा। ये वही फूल था जिसको मैंने उठा के डस्टबिन में फेंका था। मैंने जैसे मृणाली के बैग को हटाया, वो मिट्टी का मटका जिस पे लाल कपड़ा बंधा हुआ था वो दोबारा वहीं पर वैसे ही रखा हुआ था। लेकिन मुझे साफ साफ याद है कि वो टूट चुका था। वो उसकी माँ की अस्थियां थीं जो उसने अभी तक विसर्जित नहीं की थी। शायद इसीलिए उसकी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो अभी तक मृणाली के साथ भटक रही है। शायद मृणाली के अंदर बार बार उसकी माँ की आत्मा आ जाती है। मैं उसके बाद पूजा के रूम में शिफ्ट हो गई। मृणाली रात भर उस हॉस्टल में अकेले घूमती थी और सबके दरवाजे पे खटखटाती थी। कभी कभी तो वो छत पे जाकर जोर जोर से हंसती थी और अपने कमरे के बेड पर कूदती थी। वो बहुत अजीब सी हरकतें करती थी। मुझे तो अब वो रूम नहीं पूरा हॉस्टल ही भूतिया लगने लगा था। फिर करीब 2 महीने बाद मैंने उस हॉस्टल को चेंज कर दिया और उसके बगल वाले हॉस्टल में जाकर शिफ्ट हो गई। और फिर मैं कभी मृणाली से नहीं मिली और ना ही मुझे कभी उस हॉस्टल के बारे में कोई बात पता चली। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझको शिवम जी ने भेजी है। ये घटना बरेली की है। ये घटना शिवम जी के बहन पार्वती के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको शिवम जी की बहन पार्वती के नज़रिए से बताऊंगा। मैं बरेली की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ 2009 में घटी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैं अपने नानी के यहाँ से लौट रही थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। शिवम छोटा था और मम्मी के साथ नानी के यहाँ ही रुक गया था। मम्मी ने मुझसे घर जाने के लिए बोला क्योंकि पापा ऑफिस से लेट आते हैं और उनको सुबह जल्दी जाना होता है। उस वक्त इलेक्शन चल रहे थे इसलिए उनको अपने काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था। मुझको पापा के ऑफिस से घर पहुंचने से पहले घर पहुंचना था क्योंकि घर जाके मुझको खाना बनाना था। मैं करीब 8 बजे नानी के घर से निकल गई और रात में कोई भी रिक्शा या कोई भी साधन नहीं मिल रहा था जिससे मैं घर जल्दी पहुंच सकूं। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं एक हाईवे पे पहुंच गई। वो एक शॉर्टकट था। वहाँ पर अक्सर कभी कभी लॉन्ग रूट की बस मिल जाती है इसलिए मैंने हाईवे का रास्ता लिया। लेकिन शायद उस दिन मेरी किस्मत ख़राब थी, मुझको कोई बस भी नहीं मिली। करीब 1 किलोमीटर हाईवे को क्रॉस कर लिया था और रात में 9:30 बज चुके थे। कुछ देर चलते चलते मुझको एक रिक्शा वाला दिखा। वो रिक्शा काफ़ी पुराना था। उसको एक आदमी चला रहा था और उस रिक्शे के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा रखा था। मैंने मजबूरी में उस रिक्शे वाले को रोका। वो नहीं रुक रहा था इसलिए मैं उसके सामने जाके खड़ी हो गई और मैंने उससे बोला कि क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं। उसने पहले मना किया। मैंने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की। तब उस रिक्शे वाले ने बोला कि आप पीछे बैठी लेडीज से पूछिए क्योंकि ये रिक्शा उन्होंने बुक कर लिया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और वो कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा रखा था। मुझे लगा शायद वो मुझको बैठने से मना कर देंगी, लेकिन वो रिक्शे के एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गई तो मुझको लगा कि शायद वो मेरे साथ चलने के लिए राज़ी हो गई हैं। मैं भी चुपचाप जाके रिक्शे पे बैठ गई और उनसे कोई भी बात नहीं की। रिक्शे वाला रिक्शे को चुपचाप चला रहा था। तीनों लोग शांत थे। तभी मैंने उस लेडीज से बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे घर जल्दी पहुंचना था। अगर मैं घर जल्दी ना पहुंचती
तो मेरे पापा को खाना नहीं मिलता। उसने मेरी बात तो सुनी लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अपना मुंह घुमा के दूसरी तरफ बैठी हुई थी। उसके जवाब ना देने पर मैंने रिक्शे वाले से पूछा कि भैया आप कितने रुपए लोगे। उस रिक्शे वाले ने भी मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैं भी शांत हो गई। वो औरत अपने मुंह को घुमाकर बैठी हुई थी। ऐसा भी नहीं था कि हाईवे पूरा सुनसान था। वहाँ पर थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन रात में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। जैसे 5-6 मिनट में एक गाड़ी तो गुजर ही रही थी। कुछ देर बाद मेरी नज़र मेरी बगल के बैठे औरत के पैर पे गई। उसके पैर तो सीधे थे, लेकिन उसका एक पैर दूसरे पैर से काफ़ी छोटा था। यकीन से तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक पैर 27 या 28 साल की औरत का था और दूसरा पैर 12 से 13 साल की बच्ची का। और उसके छोटे वाले पैर के नाखून काफ़ी बड़े थे। पहले मुझको लगा कि शायद ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन कहते हैं ना कि आपके साथ कोई घटना होने से पहले उसका एहसास आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरे घर के लिए जाने वाला रास्ता आ गया। मैंने उस रिक्शे वाले से बोला कि भैया आप रिक्शा यहीं साइड पे रोक दो, मैं यहाँ से अपने घर पैदल चली जाऊंगी। उस रिक्शे वाले ने मेरे बोलने पर भी रिक्शा नहीं रोका और सीधा चला गया। वो रोड जो मेरे घर के लिए जाती थी वो काफ़ी पीछे चली गई। मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात सुन नहीं पाया है, इसलिए मैंने दोबारा चिल्ला के बोला कि भैया रिक्शा रोक दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी। मेरे बोलने के बाद भी जब रिक्शे वाले ने रिक्शा नहीं रोका तो मैं चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाते ही मेरे बगल में बैठी औरत ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। जब मैंने उसका हाथ देखा तो उसका हाथ पूरा सड़ा हुआ था। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी हड्डियों में दर्द होने लगा था। उसके सड़े हुए हाथ को देख के मैं और जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाते ही उस रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा दोबारा पीछे की तरफ घुमा लिया और मेरे घर जाने वाली रोड की तरफ लेके दोबारा चला गया। उस रोड पे घूमते ही एक पीपल का पेड़ पड़ता है जिसके नीचे हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। उस रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे को उसी मंदिर के सामने जाके खड़ा कर दिया और रिक्शे वाला तुरंत रिक्शे से उतर गया। उस रिक्शे वाले ने जमीन में पड़े एक ईंटे को उठाकर उस औरत के ऊपर फेंक दिया। मंदिर को देखते ही वो औरत बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और रिक्शे से कूद के उतर गई और मंदिर के पीछे की तरफ भागने लगी। वहां पर ढेर सारे पुराने घर बने हुए थे। वो औरत उस घर के पीछे चली गई। उसने जिस जगह मेरे हाथ को पकड़ रखा था वहां पर उसका निशान बन गया था। मैं बहुत जोर से रो रही थी और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तब उस रिक्शे वाले ने मुझको आराम से बैठाया और मुझसे माफ़ी मांगी और उसने मुझको ये बताया कि वो एक डायन थी। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसने बताया कि वो एक डायन थी जो मेरे रिक्शे पे आके बैठ गई थी। पहले मुझको नहीं पता था कि वो एक डायन थी, लेकिन रिक्शे पे बैठने के बाद उसकी आवाज़ बदल गई और वो बहुत अजीब हरकतें करने लगी। उसकी आवाज़ सुन के मुझे पता चल गया था कि वो कोई औरत नहीं, एक डायन या कोई प्रेतनी है। मैं कुछ भी नहीं बोला और मैं शांति से उसने जहाँ बोला वहीं जा रहा था। मुझे लगा कि मैं कुछ भी बोलूँगा उससे मुझे दिक्कत हो सकती है। और तभी थोड़ा आगे चलने के बाद तुम रिक्शे के सामने आ गई, जिसकी वजह से मुझे रिक्शा रोकना पड़ा। इसलिए मैंने तुमको रिक्शे पे बैठने से मना किया था, लेकिन वो डायन अपने आप रिक्शे के दूसरे साइड शिफ्ट हो गई और तुम उसके पास जाके बैठ गई। मैं इसीलिए उस रिक्शे को नहीं रोक रहा था। मैंने सोचा कि पहले मैं उस डायन को जहाँ उसने बोला है वहाँ छोड़ दूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मुझसे रोका नहीं गया और मैंने रिक्शे को घुमा लिया। मुझे ये बात पता था कि तुम्हारे घर जाने वाले रास्ते के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए मैंने रिक्शे को वहीं पे लाके रोका और वो चुड़ैल डर के भाग गई। जब रिक्शे वाले ने मुझको ये सारी बातें बताई तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं एक डायन के साथ बैठी थी। उसके बाद उस रिक्शे वाले ने मुझे घर छोड़ दिया और पूरी रात उसी मंदिर के पास बैठा हुआ था। मेरे हाथ का वो निशान 5 दिन तक रहा और 5 दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरे घर पहुंचने से पहले पापा घर पहुंच चुके थे और मैंने घर पहुंचते ही उनको सारी बातें बताई।
उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं घटा। तो दोस्तों ये थी 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।